सभी को नमस्कार। आज मैं कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के विषय में आपको बताने वाली हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद से माना जाना चाहिए, क्योंकि यही वह समय था जबकि राजाओं के शासन राजतंत्र को समाप्त करने की बात बहुत जोर शोर से चल पड़ी। इस अध्याय में आप राष्ट्रवाद के उदय और धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में इसके प्रसार के विषय में पढ़ेंगे। वैसे तो कहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इस अध्याय की मुख्य बातें जो हैं उसमें सबसे पहला आपकी पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में फ्रेडरिक सेरियू के द्वारा विश्वव्यापी प्रजातंत्रात्मक और सामाजिक गणराज्यों के उदय के विषय में बताया गया है। फ्रेडरिक सेरियू ने लगभग 4 चित्र बनाए और उन चित्रों को धीरे धीरे करके जिस तरह से विस्तारित किया है, उस विस्तार के अंतर्गत उन्होंने राजतंत्रात्मक निरंकुशवादी शासन की समाप्ति की बात कही है और इस राजतंत्रात्मक समाप्ति की परिणति के रूप में जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की स्थापना की बात कही है। उनके कल्पनादर्श यानी कि यूटोपियन वर्ल्ड नाम के शब्द को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही है और उनका कहना है कि जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है कि स्वतंत्रता की मूर्ति के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के द्वारा इस का नेतृत्व किया गया और फिर यूरोप के अन्य देश उसके पीछे पीछे, सबसे पहले फ्रांस और फिर और सारे गणराज्य, और देखिए एक बहुत लंबी चेन इस चित्र में दिखाई गई है। उनका कहना है कि यूरोप और अमेरिका के लोग सभी उम्र, सभी सामाजिक वर्ग से निकल करके और अपने लिए निश्चित रूप से एक ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं जिसमें कि वे अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकें, और यही राष्ट्र राज्य के उदय का आगाज था, की शुरुआत थी। फ्रांस जो कि एक क्रांतिकारी तिरंगे के नाम से पहचाना जाता था, प्रतिमा के पास आपको इस तस्वीर में दिखाई पड़ेगा, इस पेंटिंग में दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद जर्मनी और अन्य देशों के लोग हैं। साथ ही साथ ऊपर आप देखिए ईसा मसीह और संत समाज के लोग और परियां हैं जो कि एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जिसमें एक राष्ट्र राज्य का उदय होगा, जिसमें स्वतंत्रता की बात कही गई होगी और यूरोप को एक लंबे समय से जो पुरातन बेड़ियों ने जकड़ रखा था उसको एक आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विकास के रूप में विकसित करने की कल्पना की गई है और आपस में सभी राष्ट्रों को मिलजुल करके विकास करने की कल्पना को समझाया गया है। एक लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और उसके बाद फिर राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय इस
अध्याय में बताया गया है। साथ ही एक लंबे समय से जो बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, एक लंबे समय से, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, बिंदु है जिस पर बात की गई है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के एक ऐसे मुहिम को छेड़ दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश शासन के समाप्ति का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई थी, एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई थी, जिसने कि स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी और विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड का नारा दिया था, और जिसने कि ये बताया था कि राजनीति के परिदृश्य में अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों और सर्वसाधारण की वस्तु बनाया जाए, और प्रशासन जो है वो सबके हाथ में हो, और प्रशासन और कानून की व्यवस्थाएं आम जनता को पता चले। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने के परिणाम स्वरूप 1804 में जब उसने अपनी एक संहिता लागू की, तो ऐसा लगने लगा था कि फ्रांसीसी शासन पुनः निरंकुशवाद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शीघ्र ही उससे निपटा जा सका, इसके विषय में बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इसी अध्याय के अंदर नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव के बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद की स्थापना, और जर्मनी और इटली किस प्रकार से स्वतंत्र हुए, उन्होंने किस प्रकार से अपना एकीकरण किया, उसके विषय में इस अध्याय में आपको पता चलता है। ब्रिटेन के विषय में एक अलग धारणा थी, और ब्रिटेन की मोनार्की जो थी एक लंबे समय तक बरकरार रही, उसके बारे में बताया गया है। क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से एक लंबे समय तक संघर्ष करके और फिर इस राष्ट्रवादी भावना का उदय किया और राष्ट्र राज्यों की स्थापना की, उसके बारे में बताया गया है। रूमानी कल्पना यानी कि रोमांटिक नेशनलिज्म, एक व्यक्ति जो था वो हर समय केवल इस कल्पना में रहता था कि कब स्वतंत्रता हासिल होगी, किस प्रकार से एक ऐसे राज्य की स्थापना होगी जहाँ पर भूख, कठिनाइयाँ नहीं होंगी, और अंततः इसको जो है छोटे छोटे विद्रोह और एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया जा सका, उसके बारे में आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। उदारवादी जो थे वो चाहते थे भले ही राजशाही बनी रहे, लेकिन राजशाही के साथ साथ कुछ नयापन भी अपनाया जाए। यहाँ पर एक सेंट पॉल की चर्च और फ्रैंकफर्ट की संसद दिखाई गई है, जो उस समय का एक रंगीन चित्र है जिसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं, जो ये कल्पना की गई है कि महिलाओं को भी राजनीति का हिस्सा यानी कि महिलाओं की भी भागीदारी की जाए प्रशासन के अंदर, उसको दिखाया गया है। जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि जर्मनी और इटली का एकीकरण इसमें बताया गया है। साथ ही ब्रिटेन किस प्रकार से अपने आप को विकसित कर पाया, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और two Sicilies were together, then Papal States, then Tuscany, Modena, Parma, how they were इटली का एकीकरण और how they were consolidated, this has been described. Then एक कल्पना थी राष्ट्र राज्य की, यहाँ पर एक चित्र दिया है। जर्मनिया देश की जमीन को एक महिला का रूप माना गया, और जर्मनिया के रूप में जर्मनी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो कि फ्रैंकफर्ट की संसद में जिसका
एक्सप्लेनेशन किया गया। एंड दिस इज द वे द फॉल इन जर्मनी या हताश जर्मनी जूलियस ह्यूबनर का चित्र दिखाया गया है। राष्ट्रवाद की धारा और राष्ट्रवाद के उदय को बहुत अच्छी तरह से आपके इस अध्याय में सुनिश्चित किया गया है कि समझाया जा सके। और इस प्रकार यद्यपि ये यूरोप के इतिहास की दास्तान है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ ना आ सके। बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं यदि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।